आज अधीर भाई करेंगे डेब्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है और जो डिफरेंट सर्वेज आ रहे हैं, एक नई कहानी कह रहे हैं। कहानी इसलिए कि ऑलमोस्ट लार्ज नंबर ऑफ सीट्स ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का जो सीधा मुकाबला था ऑलमोस्ट 200 सीट्स के आसपास, और जिसमें मुश्किल से कांग्रेस के पास उन 200 में से हार्डली 14-15 सीटें थी। हालात अब ऐसे हो रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सब्सटेंशियल लॉसेज हैं वहीं से निकल कर आ रहे हैं। दूसरी बात, कई ऐसे राज्य हैं जो उनके प्रभुत्व से निकलते जा रहे हैं। बंगाल की 39 सीटें, जहां उनकी 18 सीटें थी बीजेपी, वहां से फिसलने के चांस बहुत ज्यादा हैं। 39 सीटें बिहार में हैं और वहां पर सभी सीटें एक आध को छोड़ के वो एनडीए के पास थी, वहां से बड़ी फिसलन आएगी। 48 में से 41-42 सीटें महाराष्ट्र में एनडीए के पास थी, यहां से बड़ी फिसलन आ रही है। कर्नाटक में जहां 28 में 26 सीटें उनके पास थी, वहां से बड़ी फिसलन आ रही है। तो बीजेपी की बेचैनी यह है कि बहुत सारे राज्य जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का भी बड़ा मुकाबला था, वहां भी बीजेपी सब्सटेंटिव नंबर ऑफ लॉसेस जो है उनको देख रही है। मैं मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 ले जाएंगे। मैं मान के चलता हूं कि गुजरात की 26 में 26 ले जाएंगे, और मैं मान के चलता हूं कि उत्तराखंड 5 में से 5 ले जाएंगे। लेकिन ये परिस्थिति हिमाचल की 4 में 4, दिल्ली की 7 में 7, हरियाणा की 10 में 10, अपना राजस्थान 25 में 25, या फिर नीचे मध्य प्रदेश 29, जो पहले 28 सीटें थी उनके पास, या 11 सीटें जो अपना छत्तीसगढ़ की हैं। इसके अलावा 14 सीटें जो हैं झारखंड की हैं। नीचे आओ तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। वो स्थितियां बदलने जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति है, वहां पे कुछ सीटें हैं। नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट का एक पैटर्न ये रहता है कि जो सत्ता में पार्टी होती है, नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां उनके साथ अलाइन हो जाती हैं। उसके पीछे कारण एक बहुत बड़ा है कि उनको फंडिंग की जरूरत होती है और वो केंद्र के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में रहकर अपनी फंडिंग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी, उनकी चिंता यह है कि भारत में एक नया ट्रेंड देखने को आ रहा है। मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की हुई है। वो ट्रेंड क्या है? भारत एक बार फिर से दो नेशनल पार्टी का केंद्र बनता जा रहा है, अगर आप नोट करो। और आपको ये ट्रेजेक्टरी अगले 5 से 10 सालों के अंदर क्लियर होती नजर आएगी। पिछले कुछ वर्षों में जहां छत्रप सारे निकल के आए, धीरे धीरे वो छत्रप वापस से समाप्ति की ओर है। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जितने भी छत्रप हैं वो सभी फैमिली ओरिएंटेड है। चाहे वो जगन रेड्डी की पार्टी हो, नवीन पटनायक की पार्टी हो, अखिलेश की हो, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, वो भी एक क्या कहते हैं कि पारिवारिक पार्टी बन गई है। तो जहां जहां ये सारे परिवार निकल कर आए हैं, वो परिवार धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे और उनका स्थान वापस से दो नेशनल पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस फिर से ऑक्युपाई करेंगे। जहां अभी पिछला जो सर्वे आया था, सी वोटर था, कुछ और भी थे, जहां कांग्रेस को 19% से बढ़ाकर 29% पे दिखाया गया। और एक बात बड़ी सब्सटेंटिव निकल के आती है उसके अंदर की जितनी भी 10% के वोट उनके निकल कर आए, वो अधिकतर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां से निकल कर आती हैं। और कहीं ना कहीं ये देखने में हमें हमारे सामने आया है कि मुझे लगता है शायद कुछ ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए पहले, फिर मैं करता हूं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बड़े लॉसेस की ओर बढ़ तो रही है। लॉसेस कितने होंगे? 60 सीट, 80 सीट, 100 सीट। लेकिन हाँ, ये लॉसेस सामने हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस को जो मोमेंटम मिला है उस नंबर के लॉसेस नहीं होंगे जिस नंबर की कल्पना हम आज की तारीख में कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो 30% वोट को छूती हुई कांग्रेस इस समय बीजेपी को आराम से 200 से नीचे समेट सकती है। ये हालात बनने शुरू हो गए हैं। और अगर आने वाले कुछ और महीनों के अंदर ये 30 का आंकड़ा बढ़कर अगर 33, 34, 35 पर पहुंचता है, तो आप समझ लीजिएगा जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्रीय सिमट कर 100 पर या 100 और 150 के बीच में रह जाएंगे, और बाकी की जो 400 सीटें हैं उनका फैसला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होना ऑलमोस्ट अब तय होता जा रहा है। तो ये जो ट्रेजेक्टरी द्वि पार्टी की अभी फिर से स्टार्ट हुई, दो नेशनल पार्टी की,
ये अगले 5 से 10 सालों के अंदर आप पाएंगे इसका और कंसोलिडेशन होगा और क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व बारिंग फ्यू धीरे धीरे समाप्त होता हुआ चला जाएगा। तो ये विषय है। तो बीजेपी नहीं एक्चुअली चाहती कि कांग्रेस का वोट बैंक फिर से 34-35% पे आए, जिसके आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि 34-35% का मतलब कांग्रेस की सीटें फिर 150 और 200 के बीच में आएंगी। इसी विषय पर जो विद्वान हमारे साथ बात करने के लिए हैं वो सभी जाने पहचाने चेहरे हिंदुस्तान के, किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, रवायत है। बिलाल सब्जवारी साहब, दिलीप गोहिल साहब, दिनेश कुंवर जी, अधीर रोल साहब, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले दिलीप भाई मैं आपके पास आता हूं। मैंने जो 3 राज्यों के नाम गिनाए जहां पर भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनर डिफरेंसेस हियर एंड देयर, यूपी, गुजरात एंड उत्तराखंड, लेकिन बाकी जगह भाजपा के लिए स्थितियां बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। दिलीप भाई। जी, आपने जो ओवरऑल इंट्रो में एनालिसिस किया वो बड़े पैमाने पर ऐसे कह सकते हैं सही है। मेरी दृष्टि से 3 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी वही बताया, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। वहां बड़ा फेरफार होने वाला है, उठापटक होगा वहां, क्योंकि हमने देखा सरकार चली गई शिवसेना की, फिर भी शरद पवार लगे हुए हैं कि जो महाआघाड़ी है वो इंटैक्ट रहे। वो तीनों पार्टी अगर साथ रहती है तो महाराष्ट्र में बहुत फर्क पड़ सकता है। यूपी के बाद सबसे 2 नंबर का स्टेट है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है। तो ये 3 राज्य तो है ही इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने जो तो बात बताई इसमें एक बात समझने की, अभी आप एक 2 और सर्वे भी आया था, इसमें एक एनालिसिस ये हुआ था, लोकनीति ने ये कहा था कि 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीती गई सीटें और 3 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीती गई सीटें, उनका जो एनालिसिस आया उसमें काफी सीटें बीजेपी की थी जो 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती गई, 2 लाख वाली भी काफी है। उसमें एक याद ये रखना है कि 2019 के पहले पुलवामा का जो भी इफेक्ट हुआ, बालाकोट और पुलवामा का, उसकी वजह से जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स थे उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया था। ये गुजरात में भी हमने देखा, बाकी राज्यों में भी देखा। या तो ये भी कह सकते हैं कि जो फ्लोटिंग वोटर्स था, जो किसी एक पार्टी से वफादार नहीं है, उन्होंने एक पूरा माहौल बना था, उनको देखते हुए बड़े भारी पैमाने में बीजेपी को वोट दिया था। तो मार्जिन बहुत बड़ा लग रहा है और वो मार्जिन की वजह से पूरे भारत में जो 31% का वोट 2014 में था वो बढ़ के 39 के करीब पहुंच गया था। उसकी वजह यही थी, बाकी पक्षों के जो वफादार वोटर्स थे उनका भी बीजेपी को फायदा हुआ और फ्लोटिंग वोटर्स में एक पूरा राष्ट्रवाद की हवा बनी थी तो उनका फायदा हुआ। 2024 में ऐसा कोई एक मुद्दा होगा जिसके आसपास वोटर्स का कंसोलिडेशन होगा, वो हमें देखना होगा, अभी थोड़ा सा वक्त है। लेकिन बाकी छोटे राज्यों में आपने नाम लिया, हरियाणा का भी नाम लिया, तो हरियाणा में भी मुझे लगता है फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जो पहलवानों का आंदोलन है वो सीधा असर वहां कर रहा है। और खेडूत आंदोलन के वक्त हमने जाट वोटों का जो एक देखा था कि वहां भी कुछ उनके मन में भी एक ऐसी मनस्थिति है, वो भी सोच रहे हैं, तो उनका भी फर्क पड़ेगा। तो अभी जो इसलिए मुझे लगता है शायद यही एक कोशिश हो रही है कि कोई एक चेहरा पसंद न किया जाए विपक्ष की ओर से, कोई एक मोर्चा न बनाया जाए, कोई एक बड़ा गठबंधन बना के एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म खड़ा न किया जाए, बल्कि जो सीट पे बीजेपी को हरा जा सकता है वहां कोशिश हो, वहां जो पार्टी स्ट्रांग हो उनके कैंडिडेट को समर्थन दिया जाए। इसका मतलब है अभी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां प्रादेशिक पार्टियां नहीं है, वहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। तो सीधे मुकाबले में क्या कर्नाटक में हमने जो देखा वो रिजल्ट आ सकता है, वो एक बड़ा प्रश्न है। मुझे थोड़ा, मैं श्योर नहीं हूं, मुझे लगता है 2, 4, 5 महीने में और देखने होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था, ओडिशा में भी देखा था, कर्नाटक में भी देखा था, बाकी स्टेट में भी देखा था, राजस्थान में भी इवन हमने देखा था, विधानसभा और लोकसभा में अलग वोट पड़ते हैं। तो कर्नाटक में भी जो एनालिसिस हुआ है वोट शेयर का, तो बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ, उनकी सीटें बहुत कम हो गई, लेकिन वोट शेयर कम नहीं हुआ उनका मतलब वो लोकसभा में
थोड़ा सा कमबैक कर सकती है। कांग्रेस को सोचना होगा, कर्नाटक में आपको सरकार बन गई, भारी बहुमत से मिली, बहुत अच्छी सीटें मिली है, लेकिन अलग से प्लानिंग करना होगा। ये मिल गई है हमें, ऐसा ही रिजल्ट कर्नाटक में लोकसभा में भी आएगा, ऐसा सोचना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। उसके बारे में सोचना होगा। राजस्थान में भी उसके बारे में सोचना होगा। राजस्थान में शायद हो सकता है पहली बार चेंज हो और बारी बारी से वहां सरकार बदल जाती है, इस बार शायद ना बदले। अशोक गहलोत बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और शायद वो रिपीट करे, लेकिन उनके बाद लोकसभा में क्या होगा वो फिर से देखना होगा। लेकिन मामला इतना इजी नहीं लग रहा जो पहले लग रहा था। मान के चलिए 6 या 1 साल पहले एक जो स्थिति बनी थी, वहां ये लग रहा था कि 2024 तो समझो बात खत्म हो गई, अब आप 2019 के बारे में, 2029 के बारे में सोचिए, 24 के बारे में तो सोचना ही है। वो स्थिति नहीं रही है। वो जो आपने ओवरऑल अपने इंट्रो में कहा वो बात सही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। मणिपुर में जो देखा गया है, हमने जो देखा उससे ये लग रहा है कि शायद वहां भी वोटर्स अब अलग से सोचेंगे। अब ये हुआ है, वहां पहले से हमने देखा एक जाति दूसरे, एक समुदाय दूसरे समुदाय से, एक आदिवासी जुट अलग आदिवासी जुट से, या तो फिर पहाड़ में रहने वाले लोग और मैदान में बसने वाले लोगों के बीच थोड़ा सा संघर्ष होता रहता था। लेकिन जब भी ऐसा होता था, जब भी शायद हिंसा हो जाती थी, तो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों कोशिश करती थी कि वहां जल्दी से जल्दी सामान्य स्थिति हो जाए। अब इस बार तो ऐसा दिख रहा है कि न तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई चिंता है, न तो केंद्र सरकार को कोई चिंता है, और उस तरह की पॉलिसीज अपनाई जा रही है कि मणिपुर शांत नहीं हो रहा। तो क्या बाकी जो छोटे छोटे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, वो नहीं सोचेंगे कि अगर इस तरह की पॉलिसीज आगे बढ़ी तो सभी स्टेट को नुकसान हो सकता है? क्योंकि सभी स्टेट में यही सिचुएशन है, एक से ज्यादा जातियां है, एक से ज्यादा समुदाय है, वहां सभी जगह कुछ डिस्ट्रिक्ट है उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र की सरकार इस तरह के जब झगड़े हो उसको शांत करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जो समझदार लोग हैं वो क्या समझेंगे? तो मुझे लगता है वो कुल मिला के 26 सीटें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है वहां भी काफी कुछ चेंज हो सकता है। तो आपने इंट्रो में कहा उनका, मैं उससे सहमत होकर यही कह सकता हूं कि इतना इजी 2024 जो पहले माना जाता है इतना नहीं रहा, और कई जगह बीजेपी और कांग्रेस के सामने आमने सामने होंगे। लेकिन कर्नाटक के रिजल्ट की वजह से कांग्रेस कॉन्फिडेंस में न आ जाए, ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है।